नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अब नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन्स S5 क्लास पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए यानी कि S5 क्लास में अब एक शक्तिशाली नए रिएक्टर लगाए जाए। S5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN अब एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन के लिए तैयार होगी। ये पानी के नीचे विशालकाय पनडुब्बियां होने वाली है जिनका डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन का होगा। कहा जा रहा है कि इसका जो नया रिएक्टर होगा वो 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा संचालित होगा, जिसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा है। और ये वर्तमान में अरिहंत क्लास के SSBN को संचालित करने वाले 83 मेगावाट के रिएक्टर से एक बड़ी छलांग देखी जा रही है। कुछ सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि नया डिजाइन पूरा हो चुका है और भूमि आधारित यानी कि लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप का निर्माण भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए फंडिंग का इंतजार किया जा रहा है। 190 मेगावाट का जो PWR है यानी कि प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति का भी वादा करता है। ये न केवल बड़ी हुई शक्ति प्रदान करेगा बल्कि बेहतर दक्षता और रिफाइनमेंट भी प्रदान करेगा। इसका एक और फायदा यह है कि इसमें ईंधन भरने का अंतराल भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नए रिएक्टर को हर 10 साल में केवल एक बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, जिससे S5 पनडुब्बियों की ऑपरेशनल क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि S5 क्लास अभी अपने विकास के शुरुआती चरण में है। परियोजना की मंजूरी अभी दी जानी है और कहा जा रहा है कि इस दशक के अंत से पहले इनका निर्माण शुरू नहीं होगा। पहली S5 पनडुब्बी 2035 के बाद कभी भी सर्विस में शामिल की जा सकती है। S5 क्लास का आगमन भारत के रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी होने वाला है। इन पनडुब्बियों की बढ़ी हुई रेंज, मारक क्षमता और नए रिएक्टर की बदौलत एक विस्तारित ऑपरेशनल अवधि के साथ मिलकर ये भारतीय नौसेना की ताकत और स्थिति को और मजबूत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फ्रांस के एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने अपने उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के पुनर्गठन के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर फिर से शुरू करने की घोषणा की है और जल्द ही उन्हें भारतीय नौसेना की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जो कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसके तहत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं और भारतीय नौसेना राफेल मरीन की दूसरी ऑपरेटर बन जाएगी। डसॉल्ट ने राफेल M की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन योजनाओं की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली है और इस महीने से कंपनी हर महीने 2 फाइटर जेट बनाएगी और 2025 में इस रेट में भी और तेजी आने की उम्मीद है, जिसका उत्पादन हर महीने बढ़कर 3 फाइटर जेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 9 सितंबर 2024 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया और इस साल के अभ्यास में लाइव फायर ड्रिल और प्रशिक्षण अभ्यास सहित सैन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी और अमेरिका की सेना इस दौरान स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल और अपने M142 हिमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का यहां पर अभ्यास करेगी और इससे पता चलता है कि अमेरिका इन दोनों हथियारों को भारत को बेचना भी चाहता है। हालांकि स्ट्राइकर की बात तो काफी कुछ आगे बढ़ भी चुकी है, लेकिन जो इनका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, हो सकता है कि इसके लिए भी वो पिच करे। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ये जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम बनाया गया है, ये एक ट्रक माउंटेड मोबाइल रॉकेट लॉन्चर है जो कि एक साथ 6 मिसाइलें ले जाने में सक्षम है और दुनिया में इसकी लोकप्रियता भी है। यूरोप के कई देश इसका ऑर्डर दे चुके हैं। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान सहित इंडो पैसिफिक देशों को अपने इस हिमार्स सिस्टम को देने की घोषणा भी की है और इस युद्धाभ्यास में इस हथियार को शामिल करने से भारत को इस उन्नत हथियार प्रणाली से परिचित होने और अपनी सैन्य क्षमताओं में इंटीग्रेशन की क्षमता का आकलन करने का अवसर भी मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान बहुत आगे की सोच रखते हुए 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान की वायुसेना को TFX कान के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम सौंपा गया है। हालांकि किस तरीके का सॉफ्टवेयर ये विकसित करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के बीच जिस तरीके के संबंध है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में दोनों ही शामिल हो गए हैं। पिछले साल तुर्की के उप रक्षा मंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी कि तुर्की नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि NGFA प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। साथ ही उन्होंने खुलासा किया था कि लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स पहले से ही TFX कान परियोजना में काम कर रहे हैं। TFX कान प्रोग्राम में अपनी भागीदारी के अलावा कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन में अपने पायलटों को FC-31 जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है उस पर प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के दृष्टिकोण को कई कारक प्रभावित भी कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने फाइटर जेट में विविधता लाने की कोशिश करे और TFX कान और FC-31 दोनों को ही अपनी फ्लीट में आगे शामिल कर दे। आप देखिए दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान रणनीति बना रहा है आगे की सोच रखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने
भारतीय नौसेना के लिए 2 नए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किए हैं, आईएनएस मुल्की और आईएनएस मेलपी। इन जहाजों को दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास की पत्नी श्रीमती विजय श्रीनिवास ने लॉन्च किया। इन जहाजों को तटीय जल में एंटी सबमरीन ऑपरेशन, कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन, माइन लेइंग, सब सरफेस सर्विलांस और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्के टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट, क्लोज इन वेपन सिस्टम और रिमोट कंट्रोल गन सहित कई तरीके के हथियारों से लैस है। और इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इनकी लंबाई 78 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर और फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 900 टन का है। इनकी स्पीड 25 नॉट की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एक एयर लॉन्च म्यूनिशन यानी कि एएलजीएम को तैयार किया जा रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने भी आई हैं, जिससे पता चलता है कि डीआरडीओ एक महत्वपूर्ण तकनीक पर काम कर रहा है। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि इसका मिड सेक्शन और 4 एक्चुएटिव रियर फिन्स है, वो भी एक्स कॉन्फ़िगरेशन में, और इस म्यूनिशन में अपनी खुद की जो प्रपल्सन सिस्टम है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो इस बात का सुझाव देती है कि ये अपने डिजायर्ड टेरिटरी और रेंज को प्राप्त करने के लिए लॉन्च एयरक्राफ्ट के द्वारा प्रदान की गई जो शुरुआती बूस्टर है उस पर निर्भर है। और ये जो एएलजीएम है इसकी सटीक विशेषताएं और क्षमताओं को क्लासिफाइड रखा गया है। दरअसल दोस्तों, इस तरीके के हथियार को विकसित करना भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के हथियार महंगे और जोखिम भरे मानवयुक्त विमान मिशन की आवश्यकता के बिना दुश्मन के इलाके में गहराई से हमला कर सकते हैं। इससे कठोर लक्ष्यों और वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन तक जो ट्रेडिशनल हथियार है उनका पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में दोस्तों चाइना ने एक बड़ा सिमुलेशन अभ्यास किया है ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ, जिसमें कि चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी 40 मिसाइलों ने 12 ब्रह्मोस मिसाइलों को खत्म कर दिया। और ये सारा सिमुलेशन उन्होंने फिलीपींस की नौसेना को मिले ब्रह्मोस बैटरियों पर किया है। इस सिमुलेशन में दोस्तों चाइना की नेवी के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरियों का परीक्षण किया जाता है और पहले प्रयास में चाइना के टाइप 052 डिस्ट्रॉयर के द्वारा लॉन्च की गई HQ-9B इंटरसेप्टर मिसाइल से इसका जवाब देते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इसके दूसरे अटेम्प्ट में सिमुलेशन ने चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल की ओर से 12 ब्रह्मोस मिसाइलों की एक साइलो को फायर करके इस मुठभेड़ को आगे बढ़ाया और चीनी फ्लीट इसका मजबूती से जवाब देती है और 40 इंटरसेप्टर मिसाइलों को इन पर दाग देती है। और इसके बाद 12 की 12 जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उन्हें रोक दिया जाता है, जिससे कि चाइना का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है वो सुरक्षित वापस लौट आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो पूरा प्रोफाइल है यानी कि कंप्लीट प्रोफाइल और साथ ही साथ इसका जो एंगल ऑफ अटैक है जो कि फाइनल एस मैनूवर्स के साथ है, उसे इस सिमुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि चाइना की इस सिमुलेशन रिपोर्ट को बिल्कुल गलत बताती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि रशिया की जो ओइनिक्स मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल की बहन मानी जाती है। और हाल ही में दोस्तों रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर 211 ओइनिक्स मिसाइलें दागी थी तो उनमें से 199 मिसाइलें अपने टारगेट को उन्होंने एक्यूरेसी के साथ खत्म किया, यानी कि यूक्रेन के पास तो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, इन्होंने उसको भी चकमा दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल जो एक्सीडेंटली फायर हो गई थी भारत की तरफ से, वो भी पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर घुस गई थी केवल 3 मिनट 44 सेकंड में। वो आज तक इसका पता नहीं लगा पाया कि ये कैसे यहाँ घुस गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब जल्द ही अपना एक फॉरेन पार्टनर चुन सकती है, जिसमें कि मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक पार्टनर को फाइनलाइज किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में 8 सालों का वक्त लगेगा, जिसमें कि शुरुआती 3 से 4 साल जो टाइमलाइन है वो डेडिकेटेड होगी एक्सटेंसिव ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग और अलग अलग पैरामीटर्स में इसका मूल्यांकन करने को लेकर, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी रिलायबिलिटी और थ्रस्ट। साथ ही साथ इसकी फ्लाइट ट्रायल्स भी किए जाएंगे एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ। आपको बता दें कि जीटीआरई की योजना है कि वो 3 ग्राउंड डेमोस्ट्रेटर इंजन्स को तैयार करेगी, जिसमें कि चौथा प्री प्रोडक्शन जेट इंजन वो फ्लाइट के ऑन बोर्ड में लगाया जाएगा टेस्टिंग के लिए। और कहा जा रहा है कि फ्यूचर वेरिएंट जो इन इंजनों का होगा वो 120 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय सेना को इस साल के अंत तक 3 अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर देगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मारल एरोस्पेस ने एक स्वदेशी सोलर पावर्ड यूएवी तैयार किया है जिसका नाम मारल सोलर यूएवी है, जिसकी एक बड़ी हुई इंड्योरेंस क्षमता है और साथ ही ये साइबर अटैक रेजिलेंट फीचर से लैस है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने Su-30 MKI विमान के लिए 240 AL-31
FP एरो इंजनों के लिए HAL के साथ 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन एरो इंजनों का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा और उम्मीद है कि ये देश की रक्षा तैयारियों के लिए सुखोई 30 MKI फ्लीट की ऑपरेशनल क्षमताओं को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले 8 वर्षों की अवधि में पूरी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि डिलीवरी कार्यक्रम के अंत तक HAL स्वदेशीकरण सामग्री को 63% तक बढ़ा देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को टक्कर देने के लिए 2 नए युद्धपोतों को शामिल कर लिया है, जिसमें कि एक कावेरती PNS बाबर और ऑफशोर पेट्रोल युद्धपोत PNS हुनैन शामिल है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन युद्धपोतों में हर तरीके की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है, जिसमें एयर डिफेंस से लेकर सबमरीन डिफेंस तक की सारे रोल्स ये निभा सकता है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल जासूसी, निगरानी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर वॉरफेयर में कर सकता है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।